जी। तो पहला इनिशिएटिव क्या है? नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर, एनडीईआर। एनडीईआर एक ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है, मतलब एक ऐसे कुछ ना इनिशिएटिव लिए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिजिटल एजुकेशन के, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ना कुछ प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए हैं या कुछ इनिशिएटिव्स दिए गए हैं जो कि बॉडीज बना दी गई हैं, आप ये समझ लीजिए। बॉडीज बना दी गई जिसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कि आप सभी को पता है यूनियन बजट 2021 से 22 में, अब ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पुरानों से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक्स है ये मैंने इसलिए लिए बिकॉज इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो जो डिजिटल इनिशिएटिव है एनडीईआर है, वो स्ट्रेंथन करता है, वो क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। मतलब ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल इक्विप्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए, वेल इक्विप्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए एजुकेशन में। सिंपल सी बात है भाई, प्रॉपर एडवांसमेंट होना चाहिए किसी भी जगह पे। हम अगर जैसे मैं ऑनलाइन आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, तो ईयरफोन्स होने चाहिए, हेडफोन्स होने चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, कंट्री के साथ कनेक्ट करने के लिए या आपके स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है। तो जो भी डाउट है ना मुझसे पूछते रहना, मैं आप लोग कमेंट्स भी देख लूँ बीच बीच में। ठीक है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर समझ में आ गया, 2021 से 22 के यूनियन बजट में आया था। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्टेब्लिश किया है, क्यों? ताकि सपोर्ट मिल पाए एजुकेशन प्लानिंग को। ठीक है, सपोर्ट मिल पाए एजुकेशन प्लानिंग को, आर्किटेक्चर को ये डेवलप करता है। और ये बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिजिटली हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो जाए और हर बच्चे को एजुकेशन मिल पाए। ठीक है। तो वही यहाँ पर भी बताया हुआ है हिंदी में। ठीक है। एनडीईआर के बारे में अभी मैंने बताया आप सभी को कि एक ऐसा ढांचा बनाया जा रहा है, बनाया गया है, जिसके चलते यहाँ पे जो शिक्षण है वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो है वो दीक्षा प्लेटफॉर्म है। दीक्षा प्लेटफॉर्म आया था सितंबर 2017 में। ठीक है, सितंबर 2017 में। इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग। अगेन ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि क्यूरिकुलम बेस्ड लर्निंग मटेरियल्स मिलने चाहिए, मतलब मटेरियल्स इन द सेंस। ठीक है, जैसे कि पीपीटीज हो गए, पीडीएफ्स हो गए, आप लोगों को मिलते हैं ना नोट्स के साथ, नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई। तो ये लर्निंग मटेरियल्स के बारे में बात कर रहा था दीक्षा प्लेटफॉर्म, नॉलेज को शेयर करना। ठीक है, तो मटेरियल्स के द्वारा ही किया जाएगा, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को। ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया कि 18 से ऊपर एवं लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, और समर्थन करता है, और 35 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स पे ये काम करता है। यूनियन टेरिटरीज और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी ये लागू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि दीक्षा प्लेटफॉर्म की ना यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये कब आया ये पता होना चाहिए, और बेसिकली इसका काम क्या है वो। ठीक है। पीएम पीएम ई विद्या प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 स्लाइड्स हैं इस पूरे सेशन में। ठीक है, तो मैं इसलिए धीरे धीरे आप सभी को क्विकली करा रही हूँ ताकि समय से पहले ये हो जाए। और देखो इसमें ना ऐसे नहीं कि पूरे टाइम घुसे रहो कि हाँ भाई ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। जो मैं आप सभी को कह रही हूँ बस इतना सफिशियंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको सारा ये नहीं पढ़ना कि हाँ इसकी कथाएं पढ़ने बैठ जाना है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आते नहीं है उससे। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर को उठा के देखो, इनसे ही क्वेश्चन बने हैं। इनके साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ मतलब टॉपिक सिंपल है। ई विद्या प्लेटफॉर्म, ई विद्या प्रोग्राम 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसका काम था ई लर्निंग। अगेन ये ई लर्निंग, सारे ई लर्निंग वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड हो पाए सभी इंडियन स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को, ताकि डिजिटल एजुकेशन डेवलप हो पाए। ठीक है, हमारा एम यही है कि सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन हो। ठीक है, सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन हो, डिजिटल इनिशिएटिव, डिजिटल एजुकेशन को हम ऑनलाइन बढ़ावा दें। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्रोग्राम है, ये क्या करता है,
यूनिक ई कंटेंट, बिल्कुल अलग ई कंटेंट प्रोवाइड करता है फॉर, ध्यान दीजिएगा, हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो देख नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते, उनके लिए भी ये एक यूनिक ई कंटेंट को प्रिपेयर करता है। और रेडियो होता है, पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, क्यूआर कोड के जरिए टेक्स्ट बुक यहाँ पर स्टूडेंट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर 12वीं क्लास तक यहाँ पर सारे के सारे आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हो ना, तो डायरेक्टली आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, सारी बुक मिल जाती है। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने निकाली है, जो बच्चा पढ़ना चाहे ऑनलाइन और जो भी विजुअली नहीं देख पाते, जो हेयर नहीं कर पाते, उनके लिए भी यहाँ पे बनाया गया है। और ये ध्यान रखना, ये डिजिटल इंडिया, ये जो पीएम ई विद्या है ना, ये दीक्षा प्लेटफॉर्म का ही पार्ट है। दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, ठीक है, दीक्षा पोर्टल आप टाइप करोगे ना, गूगल पे आप भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, कोई भी बाहर का नहीं है, कोई भी प्राइवेट नहीं है, तो सारे गवर्नमेंट के है, तो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी स्टूडेंट इन सारी फैसिलिटीज को ले सकता है, ठीक है, जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास सुविधा है, बस वो चाहिए होता है, बाकी सब ले सकते हैं। स्वयं तो आप सभी को पता है 2017 में आया था, जिसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड, स्वयं। मैंने टीचिंग में भी आपको ये पढ़ाया था, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने स्वयं को। अभी मैं आपको बहुत छोटा सा समझा रही हूँ कि स्वयं क्या है। स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करता है, अफोर्डेबल कोर्सेज को प्रोवाइड करता है सभी सिटीजन्स को, ठीक है। और आप सभी को पता है 9 से 12th क्लास तक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज सब कुछ प्रोवाइड करता है सभी स्टूडेंट्स को, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही मिनिमल जो कॉस्ट होता है ना, वो बहुत ही कम पैसों में होता है ना, वो कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता है, उसमें आपको पूरा एजुकेशन देता है। और ये होस्ट कौन करता है, ये जो पोर्टल है होस्ट कौन करता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसके द्वारा यहाँ पर कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी समस्या बीच में पूछ लेना, दिक्कत है तो पूछ लेना। वैसे मैं आपको स्वयं एंड स्वयं प्रभा मूक मैंने बहुत अच्छे से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया है। इसमें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ शॉर्टली, क्योंकि इससे ना ज्यादा क्वेश्चन पुट अप नहीं होते हैं। आपको स्वयं की फुल फॉर्म पूछ लेता है, बताइए मैसिव ओपन ऑनलाइन, ये मतलब पूछा जाएगा कि स्वयं का पोर्टल कौन है, स्वयं कौन होस्ट कर रहा है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कौन सी क्लासेस का है, तो 9 से लेकर 12 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे ही कोर्सेज को ये लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना क्वेश्चन पुटअप होता है, बाकी और कुछ नहीं पूछते। अब ध्यान दीजिएगा कि स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा में जैसे कि आप सभी को पता है 2017 में आया था, पहले इसमें 32 डीटीएच चैनल थे, फिर 34 हुए, अब 40 हो गए, 40 डीटीएच चैनल्स है। डायरेक्ट टू होम, अब आप सभी को पता है डायरेक्ट टू होम चैनल्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने डिश टीवी देखा होगा, आप लोगों के घर तक पहुंचा देता है ना वो डिश टीवी, सारे शोज वगैरह देख लेते हो, सारे चैनल्स आते हैं, स्टार प्लस, स्टार न्यूज, ये वो है ना, जी टीवी, जी न्यूज, समथिंग, राइट। तो ऐसे ही ये जो 40 डीटीएच चैनल्स प्रोवाइड करता है कौन, स्वयं प्रभा। अभी आपको सीरियल एंड ऑल वो सब चीजें नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। टीचर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने हिसाब से ना क्लासेस लेती है, और वही सेम क्लासेस टेलीकास्ट किया जाता है डीटीएच चैनल के थ्रू, स्वयं प्रभा के थ्रू, स्वयं प्रभा के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है, मिनिमम ऑफ 4 आवर्स, कम से कम 4 घंटे एवरीडे नया जो कंटेंट है ना वो पब्लिश होगा, और रिपीटेशन 5 होगा। ये कंफ्यूज मत होना, उल्टा मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना उल्टा कर देते हैं। 5 घंटे बिल्कुल नया फ्रेश आपको कंटेंट मिलेगा, 4 घंटे, सॉरी नॉट 5 घंटे, ठीक है, 4 घंटे आपको नया कंटेंट मिलेगा, और रिपीटेशन आज अभी हुआ, सुबह हुआ, फिर दिन में हुआ, फिर शाम को हुआ, फिर रात को हुआ, तो इसी तरीके से 5 टाइम सेम जो डेटा है ना, सेम जो सेशन है वो टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट अपने कन्वीनियंट स्लॉट के साथ देख पाए, ठीक है, जब भी उन्हें टाइम मिल पाए, जो भी उनकी सुविधा है, उसके हिसाब से उसका स्लॉट ले लें, और उसके हिसाब से फिर उसको देख पाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भाई कोई भी शो होता है, चाहे आप कोई भी शो ले लो टीवी पे, तो बार बार टेलीकास्ट होता है ना, तो अपने हिसाब से लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रात को कोई शो आ रहा है तो वो दिन में भी टेलीकास्ट किया जाता है सेम रिपीटेशन के साथ। तो वैसे ही स्वयं प्रभा में भी सारे एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स कराए जाते हैं, 4 घंटे नया कंटेंट होगा बिल्कुल, और 5 घंटे पूरे दिन में रिपीटेशन होगा, तो बच्चा एक अपने अकॉर्डिंगली
यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के, अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे देख पाते हैं। ई पाठशाला पोर्टल, ठीक है, 2015 में आया था ई पाठशाला पोर्टल। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ई पाठशाला, इसीलिए किया ताकि वीडियोस, ऑडियोज, फ्लिप बुक्स, ठीक है, फ्लिप बुक्स हो गए, मतलब जैसे आप बुक्स को देख सकते हो, राइट, और आप रिसोर्सेज को ले सकते हो इंडियन लैंग्वेजेस में, जो कि आपका हिंदी, ध्यान रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, इसमें आप इन सारी लैंग्वेजेस को देख सकते हो। इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पर ई भाषा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है और आप एक्सेस कर सकते हो। आप अपनी सुविधा का लाभ उठा सकते हो, किसके थ्रू? लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स या फिर आपका स्मार्टफोन। तो भैया कोई भी चीज होनी चाहिए, आप आराम से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? वीडियोस, ऑडियोज, फ्लिप बुक्स, ठीक है। और ये कौन से इसमें होता है लैंग्वेज में? हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ठीक। निष्ठा प्लेटफॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो निष्ठा की फुल फॉर्म देख लो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल हेड एंड द टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये कहता है निष्ठा प्लेटफॉर्म ये है कि ये पूरा का पूरा स्कूल के हेड्स, ठीक है, और टीचर का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और कौन से लेवल में? एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पे। एलिमेंट्री लेवल मतलब बताइए, एलिमेंट्री लेवल किसको कहते हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका निष्ठा प्लेटफॉर्म है, निष्ठा प्लेटफॉर्म आपको जो भी स्कूल के प्रमुख हैं या फिर उनकी पहल, उनके शिक्षकों को समग्र उन्नति के बारे में निष्ठा प्लेटफॉर्म लेकर आता है, डेवलप करता है, ठीक है, आलोचनाओं को देखता है और पहल शुरू करता है प्राथमिक स्तर पर, है ना, प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों को ये डेवलप करता है। प्राथमिक मतलब स्टार्टिंग वाला, एलिमेंट्री, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, निष्ठा इज द लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। निष्ठा टीचर को भी ट्रेन करता है भाई, टीचर को भी ट्रेन करता है पूरे वर्ल्ड में, राइट। नेक्स्ट, इसका काम यही है कि मोटिवेट करना और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना टू द टीचर्स टू एनकरेजमेंट हो पाए और वो डेवलप कर पाए क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाए, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, वो अपने आप से सारी चीजों को करे, तो उस उनके अंदर एक थिंकिंग को डेवलप करना, ठीक है, या फिर उनके अंदर एक क्रिएटिविटी को डेवलप करना ताकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व होकर स्टूडेंट्स अपने आप काम करे। तो निष्ठा प्लेटफॉर्म ये प्योरिटी रखता है, टीचर के भी लिए भी है, साथ ही साथ यहाँ पे लर्निंग को इम्प्रूव करने की बात की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये भी है। तो निष्ठा में ही अगर हम बात करते हैं, 42 लाख स्टूडेंट्स कवर करते हैं, सारे टीचर्स को, सारे टीचर्स एंड हेड एट द एलिमेंट्री लेवल। सिंपल सी बात है, मैंने आप सभी को बताया प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षा और स्कूलों के प्रमुख शामिल होते हैं, राज्य शिक्षक अनुसंधान को भी देखा जाता है। फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन से, कहाँ से होते हैं? एससीईआरटी से और डाइट से, ठीक है। जिन्होंने भी एससीईआरटी कोर्स किया है या डाइट का कोर्स किया है, आप सभी ने देखा ना, टीचिंग में होता है डाइट का कोर्स। और एससीईआरटी मतलब स्टेट काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट के बेसिस पे, नेशनल नहीं, एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी है। और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट की फैकल्टी मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओ लैब्स भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर लैब एक्सपीरियंसेस को ले सकते हैं बाय इंटरनेट, इंटरनेट की सुविधा के साथ। गवर्नमेंट यहाँ पर ओ लैब्स को इंट्रोड्यूस करते हैं 2014 में। फॉर दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द फिजिकल लैब, जो बच्चा फिजिकल जाकर वहां पर नहीं ले पाता है, बच्चा नहीं सीख पाता है लैब्स में जाकर, तो वो जो ओ लैब्स है उनके लिए बनाए गए हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, ओ लैब्स के जरिए लर्निंग को डेवलप कर पाए, एक्सपीरियंस ले पाए, ठीक है। प्रयोगशाला सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए ओ लैब्स आए हैं, ठीक है, 2014 में इसको लॉन्च किया गया है। वर्चुअल लैब 2010 में आए, वर्चुअल लैब 2010 में आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2009 में आए वैसे तो बेसिकली, लेकिन इसमें से जो है था ना, एक इम्पोर्टेंट, वो 2010 में आया।
और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये ओ लैब्स बनाएगा। लैब्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज को ही डेवलप किया जाएगा। जो भी रिमोट एरिया, जैसे जो गांव के एरियाज में रहते हैं ना, उनके लिए ये बनाया गया है वर्चुअल ओ लैब्स, ताकि वो स्टडी कर पाए, ताकि उनको लर्निंग मिल पाए वीडियो लेक्चर्स के द्वारा, रिसोर्सेज के द्वारा, ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा और डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, दिखा के सिखा के, सहयोगी के थ्रू यहाँ पर उनको प्रदर्शन के थ्रू यहाँ पर बताया जाए, सिखाया जाए। तो वर्चुअल लैब्स किसके लिए है? जो भी स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज में रहते हैं, रिमोट एरियाज मतलब जो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एनडीएल, एनडीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीएल से क्वेश्चन आता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पे जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज है डिजिटल, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप ले सकते हो, जिसमें जो भी बुक आपको चाहिए आप वहां पे एनडीएल के द्वारा सर्च करोगे, ndl.gov.in पर सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। वो प्रॉपर एक आपका लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है। किसी भी सर्च में, किसी भी पर्टिकुलर बुक का सर्च अगर आप कर रहे हैं तो सारे डोमेन्स के एजुकेशन की सारी बुक्स मिल जाती हैं। सारे लर्नर्स यहाँ पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं। मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, 20 लाख एक्टिव यूजर हैं, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और एनडीएल का एक अपना एप्लीकेशन है जो कि आप एक्सेस कर सकते हो, ndl.gov.in। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनडीएल किसने बनाया, कौन है, किसका इनिशिएटिव है? तो आईआईटी खड़गपुर का इनिशिएटिव है, ठीक है। इट इज बीइंग डेवलप्ड एट आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। बहुत जरूरी है, आईआईटी खड़गपुर कौन सा आईटी है ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। स्पोकन ट्यूटोरियल, स्पोकन ट्यूटोरियल्स क्या होता है? स्पोकन ट्यूटोरियल्स ना 10 मिनट का होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, ट्यूटोरियल्स होते हैं छोटी छोटी ट्यूटोरियल, 10 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, इस तरीके से। तो वैसे ही ये भी एक 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है बहुत सारे कोर्सेज। अब लैंग्वेज कोर्सेज जो होते हैं ना, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, पीएचपी हो गया, पाइथन हो गया, मैनी मोर कोर्सेज जो आपके आईटी से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है वो सिखाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट समझ पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सी प्लस प्लस का कोर्स देखना है कि वो कोर्स कैसा है, या क्या उसका उसका पूरा अंतराल रहेगा, या क्या हम उसमें पढ़ेंगे, तो वो आपको उसी ट्यूटोरियल के द्वारा बताया जाता है। आपको पूरा कोर्स नहीं बताया जाता, उसमें ये बताया जाता है कि भैया ये कोर्स इस तरीके से होगा, ये कोर्स इस तरीके से होगा, इतना टाइम लिमिट लगेगा, ठीक है, हम इसमें ये सीखेंगे, हम इसमें ये सीखेंगे, यही बताया जाता है। और जो भी ऑडियो होगा ना वो आपके 22 लैंग्वेजेस में डब्ड होगा, 22 लैंग्वेजेस में डब्ड होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 मिनट का रहता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्पोकन ट्यूटोरियल है वो उनके लिए जो नो वॉइस लर्नर्स हैं, यूजर हैं, मतलब जो नौसिखिया हैं, जिनको नहीं पता, ठीक है। उन फिजिकल फिजिकल टीचर के सपोर्ट की वजह वजह से नहीं, क्योंकि फिजिकल टीचर तो वहां पे है नहीं ना, आपको वहां पे बस एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। फिजिकल टीचर से ना आप हेल्प लेके आप स्पोकन ट्यूटोरियल कोर्सेज में देखकर वहां पर बता सकते हैं, वहां पे सीख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कोर्स कैसा होता है, हम कैसे इसको हमें सीखना चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। फॉसे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर द एजुकेशन। फॉसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉसे आपका एक प्रोजेक्टेड प्रमोटिंग रिसोर्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स मतलब ये सबके लिए ओपन है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि आपका http faucet.in पे मिल जाएगा आप सभी को, अगर आप सर्च करेंगे तो ये हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। ये प्रोवाइड करता है मटेरियल्स सच एज स्पोकन ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन सच एज टेक्स्ट बुक हो गया, अवेयरनेस हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, वर्कशॉप्स हो गए, इंटर्नशिप हो गई। तो भैया ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सभी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और अलग अलग चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। फोसे जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया था आईआईटी बॉम्बे ने, ध्यान दीजिएगा, आईआईटी बॉम्बे ने इसको डेवलप किया। फंडेड कौन कर रहा है? एनएमईसीटी, एनएमईआईसीटी, ठीक है, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो पहले एमएचआरडी हुआ करती थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फॉसे ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता भी है।
जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका ई यंत्र। क्या आ जाएगा? ई यंत्र। ई यंत्र क्या है? ई यंत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो ये रोबोटिक्स पे बेस्ड होता है। ई यंत्र मतलब रोबोटिक्स, सिंपल सी बात है, यंत्र प्रोवाइड किया जा रहा है, रोबोटिक्स की बात हो रही है। और ई यंत्र ध्यान रखिएगा आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है। ठीक है, यंत्र है तो यंत्र प्रोवाइड किया जाएगा ना। यंत्र का मतलब क्या होता है? हिंदी में जो वर्ड है यंत्र मतलब यंत्र ही हो गया, एक तरीके से इक्विपमेंट बोल लो। तो यहाँ पे टीचर को ना ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्कशॉप प्रोवाइड करते हैं, वर्कशॉप मिलती है उनको। और जो भी सिस्टम होगा, जो भी प्रोग्रामिंग होगी, वो कोडिंग के द्वारा सिखाया जाएगा। ठीक है, www.eyantr.org एज अ ओपन सोर्स कंटेंट, ये सबके लिए ओपन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि रोबोटिक्स के बारे में सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बताया जाता है कि पर्टिकुलरली ये क्या कोर्स है, इस तरीके से। और ये किसने डेवलप किया है? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी बॉम्बे। यहाँ पर फॉसे किसने डेवलप किया है? आईआईटी बॉम्बे, अगेन आईआईटी बॉम्बे। फॉसे एंड ई यंत्र दोनों ही डेवलप किए हैं आईआईटी बॉम्बे ने। जी हाँ, अब आ जाते हैं हम ई विद्वान पे। ई विद्वान क्या है? विद्वान से ही समझ में आ रहा है, विद्वान लोग होंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक ई लर्निंग पोर्टल है जहां पर रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है, जब भी आपको नीड है, जरूरत है मिलने की रिसर्च स्कॉलर से, फैकल्टी मेंबर से, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूट के, तो वहां पे जो विद्वान डेटाबेस है ना, वहां पे उनके सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। जैसे उनका फोन नंबर, जैसे उनका बैकग्राउंड, जैसे उनका कॉन्टेक्ट एड्रेस, एक्सपीरियंस, ठीक है, पब्लिकेशन का आपका स्कॉलर्स मिल जाता है, स्किल्स, आइडेंटिटी। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे फिर मिल जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विद्वान जो है ना ये मेंटेन करता है, ठीक है, ये मेंटेन करता है डेटाबेस को, किसके द्वारा? इनफ्लिब नेट के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर्स के द्वारा। और फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा? एनएमईआईसीटी, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा, ये विद्वान हो गया हमारा। देन नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नैड से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस पे, अभी 2024 में भी क्वेश्चन आया नैड से। नैड क्या करता है? नैड एक तरीके से क्या एकेडमिक डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है, सारा का सारा यहाँ पे रिसोर्स आप स्टोर कर सकते हो। अब वो सब कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड ही डेटा को आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका अवार्ड्स हो गए, जैसे कि आपकी डिग्री हो गई, जैसे कि आपका सर्टिफिकेशन हो गया, इस तरीके से आप सारे डेटा डाल सकते हो। ठीक है, डिजी लॉकर भी होता है, डिजी लॉकर ध्यान रखना, डिजी लॉकर और नैड में ना क्या फर्क है? डिजी लॉकर और नैड में क्या फर्क है? एक मिनट, मैंने मैं लिख देती हूँ। डिजी लॉकर और नैड में ये फर्क है, डिजी लॉकर में सब चीजें प्रोवाइड की जाती है, सब चीजें आप रख सकते हो, चाहे वो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेशन हो, या आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, कुछ भी आप रख सकते हो। लेकिन नैड में क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे एकेडमिक से रिलेटेड अवार्ड्स को रख सकते हो, जैसे कि आपका सर्टिफिकेशन, जैसे कि 12th की मार्कशीट, डिग्री हो गया, ये सब, इसमें एक फर्क है। ठीक है, ये डिफरेंस जरूर याद रखना, क्योंकि डिजी लॉकर से और नैड से दोनों से क्वेश्चन आपका प्रीवियस में आया हुआ है, और कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल दिया जाता है। नैड हो गया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि अभी आया भी था, एनडीएल, एनडीएल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एनडीएल से क्वेश्चन आया था, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से क्वेश्चन आया था। क्लियर? होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम ई कल्पा पे। ई कल्पा एक और इनिशिएटिव है, देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, सब पढ़ने हैं, सबको ऐसा नहीं कि बैठ के पूरा रटना बैठना नहीं है, रटना नहीं है बैठ के, ठीक है, बस गो थ्रू करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कल्पा क्या करता है, नैड क्या करता है, आपका स्वयं क्या करता है, स्वयं प्रभा क्या करता है, ये विद्वान का क्या काम है, सबके बारे में पता होना चाहिए, बाकी और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ई कल्पा की। ई कल्पा का नाम क्या है? कल्पा से क्या समझते हो? कल्प मतलब डिजाइन, क्राफ्ट से रिलेटेड,
है ना, डिजाइनिंग हो रहा है जहाँ पर, क्राफ्ट हो रहा है जहाँ पर, किसी भी तरीके का डिजाइनिंग, मुझे तो ये समझ में आता है, हिंदी वर्ड है कल्प। कल्प मतलब होता है डिजाइन। ठीक है, तो यही एक इनिशिएटिव है जो कि एमएचआरडी से डेवलप हुआ है। एमएचआरडी ने इसको डेवलप किया है, एनएमई आईसीटी ने डेवलप किया है। डिजिटल लर्निंग नेटवर्क है, एनवायरमेंट है, सॉरी, फॉर द डिजाइनिंग इन इंडिया। ठीक है, इसका मेन जो इम्पोर्टेंट काम होता है, डिजाइनिंग प्रोवाइड करना, किसको, सही तरीके से ऑनलाइन डिजाइनिंग होनी चाहिए क्राफ्ट सेक्टर में। ठीक है, क्राफ्ट सेक्टर में प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए। स्पेस जो है ना, स्पेस के लिए डिजाइनिंग होनी चाहिए। सोशल आपका नेटवर्किंग के लिए डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, इनपुट जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें डिजाइनिंग होनी चाहिए। मतलब प्रॉपरली से सब जगह से डिजाइनिंग होनी चाहिए। बस जहां पर डिजाइन आ जाएगा ना, वहां पे कल्पा आ जाएगा, और कुछ नहीं देखना। ठीक है, जहां पे डिजाइन आएगा वहां पे कल्पा आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, ये किसका इनिशिएटिव है, ये जो ई ई कल्पा इनिशिएटिव है ना, ये डेवलप किया गया है 3 इंस्टीट्यूशन के द्वारा। आईडीसी जो कि आईआईटी बॉम्बे में है, एनआईडी जो कि आपका बैंगलोर में है, और डीओडी जो कि आपका आईआईटी गुवाहाटी में है। समझ में आ गया, 3 इंस्टीट्यूशन का मिक्सचर है ये। किस किस का, आईडीसी आईआईटी बॉम्बे का, एनआईडी जो कि बैंगलोर में है, और डीओडी जो कि आईआईटी गुवाहाटी का है। तो तीनों का ये जो मिश्रण है, ये कोलैबोरेट करता है आपका क्या, ई कल्पा प्लेटफॉर्म। 3 संस्थानों का सहयोग से ही ये ई कल्पा प्लेटफॉर्म बना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे क्वेश्चन आया है इस बार। शोध गंगा, शोध गंगा एक ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव है जो सिर्फ और सिर्फ थीसिस और डेजर्टेशन के लिए सेटअप किया गया है इन्फ्लुमिनेट के सेंटर के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन एंड आपका हो जाएगा नेटवर्किंग के द्वारा। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्किंग के द्वारा, राइट। तो बेसिकली ये जो आपका ई शोध है ना, ई शोध किस लिए बनाया गया है, ताकि थीसिस और डिसर्टेशन, जैसे कि बहुत सारी थीसिस ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी होती है, जब भी आपको हेल्प होगी, जब भी आपको हेल्प की जरूरत है, सपोज करो आपको प्रपोजल बनाना है या थीसिस बनानी है, तो आप वहां से ना देखकर ले सकते हो। ठीक है, इनका अपना एक जब आप ई शोध गंगा डालोगे ना, आपको अपना इनका एक साइट मिल जाएगा, वहां पे आप सर्च आउट कर सकते हो किसी से भी रिलेटेड टॉपिक को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, जो कि डेवलप किया जा रहा है डी स्पेस के द्वारा। ठीक है, डी स्पेस जो डेवलप किया गया है एमआईटी के द्वारा, दैट इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि पार्टनरशिप है हॉलेट एंड पैकर्स के साथ। एचपी, एचपी कंपनी है ना, एचपी, एचपी के साथ ये लिंक्ड है। ठीक है, शोध शोध गंगा प्रोवाइड करता है रिसर्च स्कॉलर्स के बारे में सारी थीसिस जो उन्होंने सबमिट की है, वो ओपनली वहां पर डालते हैं। सारा इंडेक्स से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, डेसिमिनेट से रिलेटेड, सब कुछ रिसर्चर के द्वारा यहाँ पर सबमिट किया जाता है। समझ में आ गया, तो ये शोध गंगा हो जाता है। ठीक है, शोध गंगा। शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री भी ध्यान रखना, याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा सारी चीजें ना, ये सब चीजें कोई आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली है, मैं सही बताऊं आप लोगों को। ये जो नोट्स है ना, ये इतने महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, प्रिपेयर करना। इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। थोड़ा सा ब्रॉडर है, मैं आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आपको पता है, देखो कितना कंटेंट है। देख रहे हो, एक ही स्लाइड में मैंने सारा डाल दिया। अभी देखो कितना सारा हमें पढ़ना है अभी। लेकिन ये है कि ये पूरा जो है ना आपका कंटेंट, फिर ये आपका एक ही यही रहेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कहीं और ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ इधर से उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पढ़ना है। अब चलिए हम शोध गंगोत्री में चलते हैं। ये शोध गंगोत्री जो है ना, ये भी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए होता है। यहाँ पे जो भी सिनॉप्सिस होता है ना, जो सिनॉप्सिस सबमिट किया जाता है रिसर्च स्कॉलर के द्वारा। अब ध्यान रखना, गंगोत्री और गंगा में क्या फर्क है, गंगा में थीसिस मिलती है, थीसिस और डेजर्टेशन, लेकिन यहाँ पर आपका कौन सबमिट करता है, रिसर्च स्कॉलर सिनॉप्सिस को आपके यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के जरिए। ठीक है, और कोई भी डुप्लीकेशन ना हो रिसर्च में, तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, गंगा में थीसिस आ जाता है, गंगोत्री में आपका सिनॉप्सिस आ जाएगा। इतना शॉर्टली याद रखना है। ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु का काम क्या है, ई शोध सिंधु बेस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जर्नल्स के लिए, जर्नल्स एंड ई बुक्स। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं ना,
वो आपके यहाँ पे मिल जाते हैं और ई बुक्स आपको अवेलेबल हो जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ठीक है, तो ये ईशोध सिंधु का इनिशिएटिव है। ये इन्फ्लेबनेट गांधीनगर का ही आपका एक इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इन्फ्लेबनेट की फुल फॉर्म है। टॉक टू द टीचर आईआईटी बॉम्बे का इनिशिएटिव है। ठीक है, जो कि फंड कौन करता है, एनएमईआईसीटी, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। एमएचआरडी भी फंड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये फैकल्टी मेंबर्स और स्कॉलर्स को लार्ज एरिया में बताता है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फ्री यहाँ पर एक्सेस किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अव्यू कोलैबोरेशन टूल है। एक अव्यू कोलैबोरेशन टूल है जो कि टॉक टू द टीचर में प्रोवाइड किया जाता है। टूल डेवलप किया गया है जो अमृता यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे का इनिशिएटिव है। व्यू कोलैबोरेशन टूल यहाँ पर यूज हुआ है। वो व्यू टू कोलैबोरेशन टूल किसने डेवलप किया, अमृता यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। कैंपस कनेक्टिविटी, आप सभी को पता है, आप सभी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में ना अब कैंपस कनेक्टिविटी डाल दी गई है। क्यों, 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ पे सारे इंटरनेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ताकि वाईफाई कैंपस होना चाहिए, ताकि सभी बच्चा जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर है या कैंपस के अंदर है वो प्रोवाइड कर पाए, वो मतलब फैसिलिटी को ले पाए। कोई भी कुछ भी चीज सर्च करनी है तो वो सर्च कर पाए वाईफाई के जरिए। ठीक है, तो सभी जगह ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, मतलब ये सब जगह लागू हो चुका है कैंपस कनेक्टिविटी। ई आचार्य, ई आचार्य से ही समझ में आ रहा होगा। ई आचार्य एक और इनिशिएटिव है जो आपका एनएमई आईसीटी के द्वारा डेवलप किया है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। ठीक है, यहाँ पर भी ऑडियो वीडियो आचार्य है ना। ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स मिलेगा कौन, सिंगल इंटरफेरेंस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टॉप एडुकेटर्स होते हैं, टॉप टॉप एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षक होते हैं, वो यहाँ पर ऑडियो वीडियो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं सिंगल इंटरफेरेंस के द्वारा। क्वालिटी यहाँ पर बेस्ट होती है क्योंकि यहाँ पे 8 कैटेगरीज के ही कवर किए गए हैं भाई। एट कैटेगरीज को कवर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन्हीं के मटेरियल मिलेंगे। एग्रीकल्चर साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैकेनिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। भैया 8 जो कैटेगरीज इसमें लिखी हुई है ना वो पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ई आचार्य का पोर्टल इनिशिएटिव। अब आ जाते हैं हम हीफा के ऊपर। हीफा भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, दैट इज हायर एजुकेशन फंडिंग फाइनेंशियल एजेंसी, जो कि फाइनेंशियल एजेंसी डेवलप की थी आपकी 2017 में, जो कि किसका जॉइंट वेंचर है ये। जॉइंट वेंचर मतलब आपका संगठन है, मैं कहूंगी मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी का ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमओई बोल दो ना आप, जीओई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक, तीनों का मिश्रण है। तीनों ने पार्टिसिपेट किया और इक्वल इक्वल पार्टिसिपेशन किया। इक्विटी प्रोवाइड की जाती है ना कि हम इतना परसेंट लेंगे, इतना परसेंट लेंगे। तो जीओआई ने बोला है 90.91 एंड कैनरा बैंक का जो रहेगा वो यहाँ पे 0.09% इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज ऑन। बस सिंपल से याद रखो, जो हीफा हीफा की फुल फॉर्म क्या है, इसका जॉइंट वेंचर है, कब ये लॉन्च हुआ, इसका काम क्या है, फिनेंसिंग प्रोवाइड करना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग में ना इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा प्रोवाइड करना कैनरा बैंक आ जाता है और जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब राइज आ गया 2022 में। ठीक है, रिवेलेटाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम फॉर द एजुकेशन, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ। ठीक, ये आपका फिनेंशियल जो ईयर है 2018 से 19 बजट में लॉन्च किया गया। हीफा स्कोप अंडर राइज, हीफा के अंदर ही जो अगर हम बात करते हैं, एक्सपेंड कर दिया गया राइज को। और इन्होंने बोला कि जो भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स होंगी ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, उनको फाइनेंशियल नीड्स मिलनी चाहिए। इट इज प्रपोज्ड टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन दीज इंस्टीट्यूशन, मतलब यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपीज इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगले 4 साल में हमें 1 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। ठीक है, राइज भी हीपा का ही एक पार्ट है। समझ में आया, राइज इसको इंक्लूड कर दिया है। राइज भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है और फिनेंसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कुछ स्कूल एजुकेशन पे।
तो ई पाठशाला आई थिंक मैंने अभी करा दिया था, ई पाठशाला आपको, है ना? ई पाठशाला मैंने कराया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, ई पाठशाला मैंने कराया था। ई पाठशाला मैंने बताया भी था कि ये डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि आपके ऑडियो से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, पीरियडिकल्स। टीचर्स कौन प्रोवाइड करता है? टीचर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर, एजुकेटर सब एक साथ लिंक होकर ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव का लुत्फ उठा रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं। ई बस्ता 2015 में आया। कब आया ई बस्ता? 2015 में आया। ये स्कूल बुक्स प्रोवाइड करता है। बस्ता मतलब स्कूल बुक्स, ऑब्वियसली। ये क्या करता है बस्ता? ये नहीं कि पहले बैग्स में बुक्स लेकर जाते थे, नहीं, अब इन्होंने बोल दिया फ्री हम कर दिया हमने स्टूडेंट्स को। अब बैग में ना बुक्स लेकर आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा, सब कुछ आपको कॉलेज में लैपटॉप्स, टैबलेट्स के थ्रू वहां पे सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आपको हर एक के पास, हर एक स्टूडेंट के पास ये प्लेटफॉर्म है। और ये एक टैबलेट है या फिर लैपटॉप है, तो वो अपने आप ही वो अपने अपने एंड से जो वो सर्च आउट करना चाहे वो ले सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। बुक्स वहां पर अवेलेबल करा दी गई हैं स्कूल की। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। सुमग्या पुष्पकला, ठीक है, सुमग्या पुष्पकला भी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो कि अगेन बुक्स को प्रोवाइड करती है, जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स है, ब्लाइंड्स के लिए बुक्स को प्रोवाइड करेगी, ताकि लो विजन जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डिसेबिलिटीज के लिए। ठीक है, सुमग्या पुस्तकालय, ठीक है, 2016 में ये आया था। एंड बेसिकली ये उनके लिए है जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, जो देख नहीं पाते स्टूडेंट्स, उनके लिए है। कोलैबोरेशन किसका है ये? कोलैबोरेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया, ये कंपनी है, एंड जो कि टीसीएस ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, टीसीएस एक्सेस से भी ये पावर की गई है। तो बेसिकली बस इतना पढ़ो कि ये है क्या इनिशिएटिव और ये किसके लिए बनाई गई है। बाकी और फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी ये क्वेश्चन नहीं आया, मैंने आप लोगों को बताया प्रीवियस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट हम चलते हैं सारांश इनिशिएटिव में। सारांश इनिशिएटिव भी एक सेल्फ रिव्यू एंड एनालिसिस टेक्निक है, या फिर एक ऐसा एनालिसिस है जो कि सीबीएसई के द्वारा डेवलप किया गया है। सारांश क्या करता है? स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स को एक साथ मिलाता है और हर एक बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट में, परफॉर्मेंस में डेवलपमेंट लेकर आता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का इनिशिएटिव है। यहाँ पर हर कोई अपने आप ही रिव्यू करेगा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस को, और रेमेडियल, रेमेडियल मतलब उसको बताएगा भी कैसे वो अच्छा कर सकते हैं, कैसे वो उपाय ला सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे हमने डन कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया ही होगा। ठीक है, मैंने सारे कवर करा दिए हैं, आप सभी ने देख लिया होगा। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये आप सभी को पता चल ही जाएगा। आप लोग को मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया सारा? ठीक है, जो जो क्लासेस हो रही हैं उनको अच्छे से कर लेना। इनिशिएटिव्स मैंने कंप्लीट करा दिए। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, लास्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स रह गए हैं और मैं क्या क्या कवर कराने वाली हूँ आने वाले टाइम में। वैल्यू एजुकेशन को कवर करेंगे हम। वैल्यू एजुकेशन से टॉपिक आए हैं। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया। ठीक है, ओरिएंटल कॉलेजेस हो गए, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल मतलब आपके पारंपरिक और गैर पारंपरिक हो गया। ठीक है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो ये सारे कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताऊंगी मैं। और एक और चीज के बारे में बताऊंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। चार यूनिवर्सिटीज होती है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट। चार यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, उसके अंदर वो पहले तो बताना है कि भैया टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है अभी, अपडेटेड हर बार ना अपडेट होता है, तो टोटल कितनी है। और स्टेट अभी हमारे इंडिया में कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कितनी स्टेट प्राइवेट है, कितनी सेंट्रल है, वो सारी चीजें मुझे बतानी है। साथ ही साथ ये चीज एक बार ध्यान में रख लीजिएगा कि एक बार ना सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी को पूरा पढ़ लेना। ठीक है, मैं एक ना आपको लिंक शेयर करूंगी, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जो कि यूजीसी की अपनी साइट पे है, और यूजीसी की अपनी ऑफिशियल साइट पे पढ़ना।
क्योंकि आप लोगों को पता है वहां पे ना क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताओ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे दी जाती है एंड देन पूछा जाता है बताइए इसमें से सेंट्रल कौन सी है, या स्टेट कौन सी है, या डीम्ड कौन सी है, या प्राइवेट कौन सी है। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि सेंट्रल क्या है, स्टेट क्या है, डीम्ड क्या है और प्राइवेट क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसके अंदर ये है कि 50-50 चांसेस होते हैं आने के और नहीं नहीं आने के। लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है तो मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो या तो मैं कल आपको सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कल 6 सेशन है, 6 नंबर सेशन है। और उसके अगले ही दिन मैं आप सभी को यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, आपका प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, आपका पारंपरिक गैर पारंपरिक के बारे में सारा डिटेल्ड में बता दूंगी। तो मतलब 2 ही सेशन मोस्टली अब लगने वाले हैं, एक कल और एक उसके अगले दिन परसों। मतलब 5वां सेशन हम कर रहे हैं ना, 6th एंड 7th 2 सेशन और लगेंगे। बाकी सब कुछ फिर मैं कंप्लीट करा दूंगी उस पर्टिकुलर दोनों ही सेशन में। ठीक है? क्योंकि अब मुझे मैराथन सेशन आप सभी की धड़ाधड़ स्टार्ट करनी है। मैराथन में आपको सब कुछ कवर करवाना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसको एंड करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप मैराथन सेशंस ले पाए और मैराथन के जरिए आप उसको सारा कुछ कवर कर पाए जो भी आपका रह गया है या क्लासेस आपने नहीं ली। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।